हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एस एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने आपके मध्य प्रदेश में जो अभी हाल में ही अभी आपके जो फॉर्म निकला हुआ है एएसआई, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं अपने स्टडी मटेरियल से, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो कोर्स है ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बीएसआई एकेडमी के कोर्स के अंदर शामिल किया हुआ है। तो इस कोर्स से रिलेटेड या किसी भी तरह के जो टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई इंक्वायरी करनी है, तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर दोनों जो हैं आपको अभी वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, बिना समय गवाए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मैं अपना जो वीडियो पार्ट है तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टेक्स्ट को समझने में। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चंस तो मैं बता दूंगा, बट मैं पूरे क्वेश्चन को हो सकता है ना पढूं ना रीड करूं। तो इसके लिए हम लोग इवन केवल हो सकता है केवल आंसर को डिस्कस करूं आपके साथ, पर डिस्कशन मैं ज़रूर करूंगा। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे आप लोगों के लिए। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, हिंदी इंग्लिश जो भी स्टूडेंट्स जिन भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें वो देख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है। देख, आपको पता होगा कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर हैं, ये डिवाइसेस हैं। अब तो डिवाइस की बात करते हैं। पहले एक ज़माना था कि जब हम केवल कंप्यूटर्स की बात करते थे कि केवल जो नेटवर्क बनता है वो कंप्यूटर्स का बनता है, बट नहीं, केवल कंप्यूटर्स का नेटवर्क नहीं बनता। जो भी ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटेशंस कर सकता है, उन सभी का एक अपना नेटवर्क बनता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्राइमरी फंक्शन है, जिसे हिंदी में बोला जाए प्राथमिक कार्य है। अब बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, या फिर जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में इंटरकनेक्ट हों, जिसकी वजह से वो अपना डेटा और रिसोर्स शेयर कर सके, किसी भी तरीके की कोई अपनी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी से निकलने के लिए, या फिर ग्राफिकल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कुल मिलाकर जो कंप्यूटर ग्राफिक परफॉर्मेंस है उसकी इंक्रीज, उसकी जो इन्हांसमेंट है उसकी देखने की कैपेबिलिटी में, उसके लिए। तो हमें पता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्यों है बी? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का जो मतलब जो इसका मेन पर्पस था इसके पीछे बनाने का, वो ये था कि कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर कर सकें, अपने रिसोर्स शेयर कर सकें, और उनके बेस पर जो है कुछ ऐसा डेटा निकल कर आए या कुछ ऐसा डिसीजन वो ले सकें जो कि सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो जो करेक्ट आंसर है आपका बी है, तो प्लीज मार्क करिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन नेटवर्किंग व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्मॉलर चंक ऑफ डेटा दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो हम लोग डेटा सेंड करते हैं, डेटा तो सेंड करते हैं, बट जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है उसको एज इट इज एकदम हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को उसको स्मॉलर स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करना पड़ता है। तो अब हमें बात करनी है कि कौन सा ऐसा डेटा है जिसे हम लोग कंप्यूटर का ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के अंदर, यानी स्मॉल चंक ऑफ डेटा, यानी छोटे से छोटा हिस्सा हम लोग बात करें। यानी अगर आपका डेटा इतना बड़ा है, उस डेटा को मैं कितने लेवल पर डिवाइड कर दूं जिससे हम उस लेवल के उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम लोग ट्रांसमिट करें तो उससे हम लोग आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या डेटाग्राम। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की जो आपकी 7 लेयर है, 7 लेयर मॉडल है, तो
हर लेयर जो है एक तरह के डेटा से इंटरटेन करती है, एक तरह के डेटा को अपने पास जो उस पर कार्य करती है। तो हर जो लेयर है उसके लिए डेटा की जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, सबसे छोटी यूनिट वो है हमारी पैकेट। ठीक है, अब ये जो पैकेट है, इससे भी छोटी यूनिट हम लोग बात करें तो बिट की बात करेंगे, बट बिट जो है ना वो थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो ये पैकेट्स हैं, यानी जब हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, जो हम लोग एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में होता है। और उससे भी ऊपर की लेयर हम बात करें नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर के अंदर भी हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स करते हैं। और उससे भी ऊपर की बात करें हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो हम लोग वहाँ पे सेगमेंट की बात करते हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की जो टोपोलॉजी, उसमें टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, तो जो ये लेयर हैं, जैसे जैसे लेयर हमारी नीचे आती रहेंगी, तो डेटा को ट्रांसमिट करने की जो स्मॉल यूनिट है वो और छोटी होती रहेंगी। जैसे जो अभी मैंने आपको बात करी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट्स है, पर बिट्स को हम लोग एज सच डेटा के चंक्स नहीं कहते, क्योंकि बिट्स तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हमारा हर डेटा होता ही होता है। तो इसलिए इसको हम लोग यूनिट की, इसको हम लोग जो है डेटा की श्रेणी में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा पैकेट है। तो प्लीज़ मार्क करिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं अपना फ़ोन नंबर बताने वाले थे हम लोग, तो जो हमारा फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप 9827833044 और या फिर 9611111350 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कुकीज़ का, जो कि वेबसाइट्स की होती है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है ना, ये जो प्रोटोकॉल है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे कोई स्टोर नहीं होती HTTP प्रोटोकॉल के अंदर। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जितनी बार आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो पूरा का पूरा जो पाथ है वो निकालना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, तो इसलिए क्या किया गया जाता है कि क्लाइंट का जो वेब ब्राउज़र होता है, वहाँ पर उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है क्लाइंट के ही वेब ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है। मैंने मोटा मोटा आपको उसका आंसर बता भी दिया। टू स्टोर द पर्सनल फाइल सिक्योरली, मतलब कुल मिलाकर व्यक्तिगत फाइलों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए। टू डिस्प्ले द रैंडम एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए। टू कस्टमाइज द यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का जो अनुभव है उसको प्रॉपर बनाने के लिए। टू ब्लॉक द अनवांटेड पॉपअप। तो इसमें से जो आंसर है, ए नहीं इसका आंसर है, बी भी आंसर नहीं है, डी भी आंसर नहीं है, सी इसका आंसर है। यानी कुल मिलाकर यूज़र के एक्सपीरियंस को प्रॉपरली, ठीक है, उसको अच्छा बनाने के लिए वेबसाइट्स की कुकीज़ को क्लाइंट के, यानी यूज़र के खुद के ब्राउज़र के अंदर ही उसकी इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। अब देखो, जब हम लोग डिटेल में कुकीज़ के बारे में कभी चर्चा करेंगे तब इसको हम लोग और बात करेंगे, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज characterized by a typical range of approximately 10 मीटर and can be either wired or wireless। यानी इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है, वो भले वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, जो कि केवल 10 मीटर की रेंज में काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आ गया। तो देखो लैन, मैन, वैन, पैन, ठीक है, यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये आपका जो है वो 10 मीटर या उसके आसपास या 50 मीटर तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। जनरली आपने ये इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है कम रेंजेस में काम करता है। जैसे अगला सवाल जो है वो उसी का है कि अगर हम लोग वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें, यानी वायरलेस पैन की बात करें, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन है आपके कि जब हम लोग मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग USB। ठीक है, अब याद रखिएगा हमें बात करनी है वायरलेस की, मतलब उसमें किसी भी तरह का वायर्ड नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो वायर्ड आ गया,
ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ प्रिंटर थ्रू इथरनेट, अब यहाँ पे भी इथरनेट से कनेक्ट है तो यहाँ पे भी वायर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। टू स्मार्टफोन कम्युनिकेटिंग वाया ब्लूटूथ, दो स्मार्टफोन जब आपस में डेटा शेयर करते हैं बाय यूजिंग ब्लूटूथ, तो क्या ये पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा? अभी इसको हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। टैबलेट कनेक्ट टू राउटर वाया फाइबर ऑप्टिक, अब देखो फाइबर ऑप्टिक से कोई टैबलेट को कनेक्ट किया गया राउटर से, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर वायर्ड यूज हुआ है। बट तीसरे में जब हम लोग दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द ब्लूटूथ, तो वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा ऐसा मीडियम नहीं है जो आपस में उनको फिजिकली कनेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी वायरलेस में काम करती है। कैसे काम करती है? वायरलेस पे काम करती है। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बेटा जो हम लोग आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं जब भी बच्चों से बातचीत करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो मैं ही चाहता हूँ, कहता हूँ उनसे बार बार कि भैया हमारे क्लास जब आप देखा करें तो प्लीज़ एक नोटबुक लेकर और एक कॉपी पेंसिल जो भी लिखे है उसको लिखकर प्रॉपरली लिख लीजिए, क्योंकि अब मुझे पता है आप ये वीडियो को बार बार तो देखोगे नहीं, एक ही बार देखना, सारा काम एक ही बार में खत्म कर लेना। और याद रखिएगा, आप 10 जगह भटको, एक जगह भटको, आपको एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 जगह जाओगे, इधर उधर चीज़ें मिल जाएंगी तो टाइम इतना ख़राब होगा कि आपको जो ये समय बच सकता है, तो इसको प्लीज़ बचाने की कोशिश करें, क्योंकि समय जो है ना, टाइम जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हर व्यक्ति के पास जो है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करिए जब आप अपनी स्टडी या पढ़ाई को करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट वीकेंड सिग्नल्स ऑन अ केबल, यानी हम लोग अगर बात करें कि जब हम केबल से जो भी कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो जैसे जैसी उसकी गति, जैसे जैसे वो दूरी बढ़ाता है, सिग्नल दूरी अधिक दूरी तक जाता है, तो उसके अंदर जो सिग्नल होते हैं वो अपने आप ही वीक हो जाते हैं। तो उन वीक सिग्नल को, यानी जो सिग्नल कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें उनकी पुरानी स्थिति में लाने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है उसको बताना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें से कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं, हब है, रिपीटर है, गेटवे है, स्विच है, तो इनमें से चार में से तीन तो है ही नहीं। मैं आपको पहले बता दूं, हब नहीं है, गेटवे नहीं है, स्विच नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन काम आता है। बट रिपीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है, रिपीटर आपका ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल को मजबूत करता है। ठीक है, और वो सिग्नल को मजबूत करता है, हम लोग केबल के दोनों एंड में हमेशा रिपीटर को लगाते हैं। तो प्लीज मार्क करिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारा, हाउ डज अ मॉडेम एट द रिसीवर एंड प्रोसेस द इनकमिंग एनालॉग सिग्नल, यानी जब हम लोग बात करते हैं मॉडेम की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता तो मुझे बताइएगा, अगर पता है तो बताइएगा यूट्यूब पे कमेंट करके। ठीक है, मॉडेम के अंदर जब हमारा रिसीवर एंड की बात करें, यानी जो हमारा जो सिग्नल को प्राप्त करता होता है, तो जो भी कोई एनालॉग सिग्नल आता है उसको कैसे एक तरीके से, मतलब उस एनालॉग सिग्नल से वो क्या करता है। ठीक है, यानी हमारा जो एक्चुअल में सिग्नल होता है, जब भी कंप्यूटर से हम लोग कोई सिग्नल सेंड करते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो वो डिजिटल फॉर्म में वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और एनालॉग से वो सिग्नल जो होता है वो केबल पर ट्रांसमिट होता है। पर जैसे ही रिसीवर उसे प्राप्त करता है, तो ये जो एनालॉग सिग्नल होता है, इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए इसे मॉडेम कहते हैं, यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो आप देख सकते हो कि सेंडर की तरफ से डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है, और केबल में एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है रिसीवर एंड में। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी बातों में समझा दिया, जो बच्चे जानते हैं इस बात को वो जान जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको अब मैं आपको सवाल है, अब देखो सवाल तो पता है, बढ़ ही गया, मैं अब बता दिया मैंने आपको कि एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? रिसीवर साइड पे होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इट कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल डेटा फ्रॉम द डेस्टिनेशन मोड। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शंस का कोई जरूरत नहीं है डिस्कस करना। ठीक, तो इसलिए मैंने आपसे एक वीडियो के शुरुआत में कह दिया था कि हो सकता है मैं क्वेश्चन का मतलब ही आपको
उसके प्रॉपर आंसर के साथ ही डिस्कशन करूं, बट आप लोग जो है ये सारे ऑप्शन जो है पढ़ेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम पे जाकर इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which network device maintain information about host network internal connection path and identified path of the other remote network? अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो है जो कि होस्ट नेटवर्क के जितने भी इंटरनल कनेक्शन पाथ होते हैं उनको ध्यान में रखता है, और जितने भी उसके आसपास के जो रिमोट नेटवर्क्स होते हैं उनका ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कुल मिलाकर ये बात हो रही है कि यहाँ पर कि ये जो डिवाइस है जितने भी इंटरनल कनेक्टेड पाथ होते हैं उनका उनको बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और जितने भी पाथ जो अदर रिमोट नेटवर्क में, कुल मिलाकर कौन सा नेटवर्क किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, हमारे नेटवर्क से या जो होस्ट नेटवर्क है वो पाथ कहाँ कहाँ जाता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। कौन सा डिवाइस रखता है, रिपीटर रखता नहीं है। स्विच तो कनेक्शन के लिए क्रिएट होता है, हब भी कनेक्शन क्रिएट होता है, बट गेटवे जो होता है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट इंटरनल कनेक्शन और जितने भी हमारे और जो रिमोट नेटवर्क्स होते हैं उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, पाथ का ध्यान रखता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, प्लीज़ मार्क करिए, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है, तो हमारे ASI कोर्स के अंदर इनरोल के लिए आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In which network topology is each communicating device directly connect with every other device in the network? अब इसका मतलब ये है कि देखो हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी क्या होती है? जब हमारे कनेक्शंस, जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से आपस में दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, वही उसी का मतलब होता है टोपोलॉजी। ठीक है, अब इनमें से कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें हर डिवाइस या हर कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क या दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? तो मैश टोपोलॉजी आपकी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बाय यूजिंग केबल जो है कनेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सी है, प्लीज़ मार्क करो, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस होता है जैसे हब और स्विच, और बाकी कंप्यूटर जो है उसी से कनेक्ट होते हैं? कुल मिलाकर हमारे पास बीच में एक ऐसा सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे बाकी जितने भी डिवाइस हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसी टोपोलॉजी कहाँ पे होती है? ऐसी टोपोलॉजी जो होती है हमारी स्टार, देखो ना जो लग भी स्टार जैसा रहा है, तो ये स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है, और बीच में जो डिवाइस होता है ये सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस होता है, इसे हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास सेंट्रल डिवाइस होता है, और इस सेंट्रल डिवाइस को हम लोग हब या स्विच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। हाउ इज डेटा ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी इंश्योर्ड इन अ मैश टोपोलॉजी? अब देखो, मैश टोपोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मैश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं वो हमारे जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय यूजिंग केबल। तो जनरली इसके अंदर हम लोग रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को कैसे बढ़ा के रख सकते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर? थ्रू अ सेंट्रल नोड, ओके, बाय यूनी डायरेक्शन डेटा ट्रांसमिशन, बाय हैविंग अ मल्टीपल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स, बाय यूजिंग अ शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना, जो हम लोग मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट कनेक्शन होता ही होता है। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना ब्रेक हो जाता है, बट स्टिल हम लोग जो है दोनों को कनेक्ट करने के लिए और किसी पाथ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनका डायरेक्ट कनेक्शन भी आपस में ब्रेक हो जाता है तो भी हमारे पास बहुत सारे और भी तरह के रास्ते होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, बाय हैविंग द मल्टीपल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द नोड्स। ओके, तो प्लीज मार्क करिए, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस यूजेस द 128 बिट फॉर रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस है जो कि 128 बिट यूज करता है अपने एड्रेस के अंदर।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, डायनेमिक आईपी या स्टैटिक आईपी। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका आईपी वर्जन 6 है, क्योंकि आईपी वर्जन 6 के अंदर हमारे पास जो एड्रेस होता है उसमें 128 बिट्स होती हैं। तो प्लीज़ मार्क करिए बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग स्पैम ईमेल इन अ ईमेल सिस्टम। हम लोग जो है ईमेल सिस्टम के अंदर स्पैम ईमेल के अंदर फिल्टरिंग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। तो देखो, जनरली हमारे पास हम जब आप देखा होगा आपने कि आपके पास जो ईमेल है, ईमेल के अंदर ऑलरेडी जो है आपका एक स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है। ठीक है, अब स्पैम नाम का फोल्डर होता है, जब भी कोई आपको कोई मेल भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में आके चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब भी कोई मास लेवल पर कोई एडवर्टाइज़र आपको ईमेल सेंड कर रहा है मास लेवल पर, और उसका मेन पर्पस केवल आपको जो है किसी तरह के सिस्टम, किसी तरह की चीज़ों का अवेयर कराना है, यानी परचेस करवाना होता है। तो वो जो मैसेज होते हैं वो आपके पर्पस के नहीं होते, मतलब एक तरीके के वो कमर्शियल मैसेज होते हैं। तो इन कमर्शियल मैसेज आपको ऐसे ज़्यादा ना आए, तो ईमेल सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको फिल्टर लगा के रखता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो जो मैसेज होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसमें, हाँ, इसमें ए करेक्ट आंसर है। यानी अब हो सकता है ऐसे ईमेल इसलिए किए जाते हैं कि हो सकता है उनमें वायरस हो। ठीक है, तो उसको आपको बचाने के लिए, तो इसलिए ऑलरेडी जो ईमेल सिस्टम है इस तरह के जो स्पैम सिस्टम होते हैं उनको बना के रखता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ए है, तो प्लीज़ मार्क करिए ए एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वेब ब्राउजर इज नोन फॉर इट्स एडवांस सिक्योरिटी फीचर एंड रोबस्ट परफॉर्मेंस। यानी इनमें से कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि अपने एडवांस फीचर के लिए बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि गूगल क्रोम एक ऐसा आपका एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो कि एडवांस फीचर इसके अंदर है, मौजूद है, और ये सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउज़र है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सी है, तो प्लीज़ मार्क करिए सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट। यानी आपने बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन देखी होंगी, मैं मोबाइल एप्लीकेशन बोल रहा हूँ बट एक्चुअली में ये, बस ठीक है, मतलब जनरली ये क्वेश्चन इसी तरह का है। आपने इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन देखी होंगी, मैसेज एप्लीकेशन देखी होंगी जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, मतलब कुल मिला के जैसे व्हाट्सएप हो गई, टेलीग्राम हो गया, इवन गूगल का आपका गूगल टॉक हो गया, तो जिसमें आप जो है ना इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को। तो इसका जो मेन पर्पस होता है क्या होता है? इसका मेन पर्पस, ऑप्शन में मत जाइएगा, मैं सीधा बताता हूँ कि रियल टाइम में, यानी एकदम रियल समय में हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें, इसका ये पर्पस होता है, ये इसका बेस्ट फीचर है। ठीक है, तो सीधा मैंने आंसर आपके साथ डिस्कस कर दिया, 20 का जो है करेक्ट आंसर है। यानी रियल टाइम में टेक्स्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग जो है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूज़ करते हैं। व्हाट फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज डिड द सर टिम बर्नर्ली डिफाइन दैट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यानी सर टिम बर्नर्ली जो थे 1990 के आसपास एक बहुत ऐसे फेमस टेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू की खोज करी थी। ठीक है, अभी डब्ल्यू की खोज तो उन्होंने करी थी, बट इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, ये हमें बतानी है। तो ऑप्शन आपका HTML है, HTTP, देखो HTTP और HTTPS है ना, ये लगभग एक जैसी ही है, केवल एडवांस फीचर है HTTPS, तो ये तो उसमें हो सकता है। ठीक है, HTTP वेब पेज इंटरनेट, अब देखो इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ती है, बट ये जो है ना वो टेक्नोलॉजी नहीं है इंटरनेट कोई। ठीक है, इंटरनेट तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज हो गई, ये भी नहीं। HTML HTTP और URL ये आपकी वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपका वर्ल्ड वाइड वेब का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो डी है। तो HTML HTTP और URL जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, तो प्लीज़ मार्क करिए डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच लैंग्वेज इज यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस की को बनाती है? हमें लैंग्वेज बतानी है। देखो, अब तो CSS जावास्क्रिप्ट HTML PHP चारों ही वेब पेजेस को क्रिएट करती हैं, बट अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड वेब पेजेस का निर्माण करने वाली जो वेबसाइट है, वो लैंग्वेज है वो HTML है। ठीक है, तो HTML से जो पेजेस बनते हैं वो स्टैटिक
वेबसाइट्स के लिए बनते हैं। बट अगर हमें वेब पेजेस को डायनामिक क्रिएट करना है, डायनामिक बनानी है, उस वेब पेजेस के लिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, तो मार्क करो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट डज द URI स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब रिसोर्सेज। URI की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेफरेंस आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूनिवर्सल, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, इट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर। डी जो है आपका यूनिक नहीं होता, इट्स अ यूनिफॉर्म, सो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिवली। इंटरेक्टिवली याद रखना, इसमें पूछा गया है इंटरेक्टिवली। तो अगर हमें किसी वेब पेजेस को इंटरेक्टिवली बनाना है, यानी डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, तो डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें दो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एक तो CSS और जावास्क्रिप्ट। बट CSS जो है ना, एक आपकी स्क्रिप्टिंग स्टाइल है, ये आपकी वेब पेजेस को इंटरेक्टिवली नहीं बनाती, बल्कि ये CSS जो है आपकी डिजाइनिंग लैंग्वेज कह सकते हो आप, डिजाइन क्रिएट करती है। तो ये तो उसका आंसर नहीं होगा, तो बचा केवल एक आंसर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर HTML लगा देंगे, बेटा HTML लगाओगे ना गलत मिलेगा, गलत आंसर है इसका HTML। ठीक है, HTML से कभी भी इंटरेक्शन नहीं बनता, यानी कुल मिलाकर HTML पे जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट बनती है वो डायनेमिक वेबसाइट बनती है, और इससे यूज़र, मतलब जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो डायनेमिक वेबसाइट के माध्यम से बातचीत करके जो डेटा है वो इसमें बना सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेब पेजेस अलाउ द इंटरेक्शन रियल टाइम अपडेट विदाउट रीलोडिंग द पेज। यानी इनमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट के पेजेस हैं जो कि रियल टाइम में अपडेट डाल देते हैं विदाउट रीलोड द पेज। स्टैटिक वेब पेज नहीं, ये नहीं होता। हाइपरलिंक वेब पेज ये भी नहीं है, और रिस्पॉन्सिव वेब पेज ये भी नहीं है। डायनेमिक वेब पेजेस है, यानी कुल मिलाकर डायनेमिक वेब पेजेस हमारे वो पेजेस हैं जो कि रियल टाइम में डेटा अपडेट देते हैं, और उसकी हमें जो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिनिश होते हैं, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग जो हैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो आपके एग्जाम में से इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2-3 क्वेश्चन ना आए, यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, 100% मिलेंगे। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिएगा, और ये जो वीडियो हमने बनाया है वो स्पेशली आपके ASI कोर्स के लिए बनाया है। ASI के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ है, तो उसको ध्यान में रखता हुआ बना हुआ। और ये जो कोर्स है ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे वेबसाइट्स पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इससे रिलेटेड कोई भी बातचीत अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कोर्स के बारे में। और भैया वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, या बिना लाइक और शेयर के मत जाना। हमारी टीम की जो मेहनत है उसे अगर आपको लगता है कि हम लोग आपके लिए वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक और शेयर तो आपको बिल्कुल बनता है भाई। ठीक है, तो ये दिस ऑल अबाउट, और मिलते हैं आपसे। हाँ, इस टेलीग्राम का, इसमें जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जो है इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप देख लेना, वहाँ पे भी आपको हम शेयर कर देंगे। हाँ, ये बट हो सकता है 1-2 दिन बाद हम लोग शेयर करें, एकदम इंस्टेंटली आपको शेयर ना करें, अदरवाइज आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, सीधा PDF ही बस और लेके निकल लोगे। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना, और PDF तो हम लोग आपको दे ही देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।